हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी, वेलकम बैक। बच्चों जल्दी से आ जाइए, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, जल्दी से ज्वाइन करिए। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आज लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे की बातें करने वाले हैं। तेजी से ज्वाइन करिए बेटा। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। इसको स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। पिछली क्लास में हम लोग यही सब बातें कर रहे थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे। इसमें हमने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस और कई सारी बातें हम लोगों ने की थी, उनका क्लासिफिकेशन किया था। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। बच्चों ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, ये दो तरीके की मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म और दूसरे को हम लोग बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। बेटा बहुत अच्छे तरीके से इसका नोट्स बनाइएगा, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको आप लोग नोट करिएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमें इसको कवर करना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये आपके लिए। बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है? हम तो वाइट पे ही पढ़ाते थे, आज हम जबरदस्ती बेटा इस पे पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं मजा आता है इस पे पढ़ाने में। ठीक है, चलिए अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बनाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर SN1 और SN2 मैकेनिज्म को, है ना। SN1 और SN2 मैकेनिज्म जो रिएक्शंस फॉलो करती हैं उनको कैसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं। बेटा यहाँ पर देखिए जो SN लिखा है, S मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब है यूनिमॉलिकुलर। क्या मतलब है? यूनिमॉलिकुलर। तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस। ये है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिकुलर। क्या बोलेंगे इसको? बाइमॉलिकुलर, है ना। तो बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिकुलर रिएक्शंस। बच्चों यहां पर ये जो 1 है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो 2 है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात समझ में आई सबको? चलिए अब हम लोग इसमें और आगे की बातें करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका होगा बेटा, यहां पर फर्स्ट पॉइंट करके आप लोग नोट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर, यूनिमॉलिकुलर, यूनिमॉलिकुलर। क्लियर है बेटा? ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं हम? फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हैं। इसमें बेटा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका होगा, क्या होगा? इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर। कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को, है ना। तो लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर। क्या लिखेंगे? सेकेंड ऑर्डर। बच्चों जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आ गई आपको? मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। किसकी बात करते हैं? दूसरे पॉइंट की। बच्चों याद रखिएगा कि जो SN1 मैकेनिज्म होती है उसमें 2 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। और जो SN2 मैकेनिज्म होती है इसमें सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। देखने में ऐसा लगता है कि जो SN2 मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में हो रही है ना। 2 से लगता है कि इसमें 2 स्टेप होंगे, लेकिन नहीं, ये जो 2 है बच्चों स्टेप्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है किसको? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को या बाइमॉलिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई? अभी हम लोग इसके मतलब को और अच्छे तरीके से सीखेंगे, है ना। तो यहां पर लिखेंगे 2 स्टेप मैकेनिज्म। दूसरा पॉइंट होगा 2 स्टेप मैकेनिज्म। बेटा जो कलर नहीं दिखेगा आप लोगों को उसको बता देंगे आप लोग, है ना। 2 स्टेप मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा? सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म।
अभी हम लोग और बातें करेंगे इसमें, अच्छे तरीके से हम लोग इसके डिफरेंस को क्लियर करेंगे। और बच्चों इसके डिफरेंस को क्लियर करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। वॉइस भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, बिल्कुल बेटा। डे बाय डे इंक्रीजमेंट किया जा रहा है सारी चीजों में, डे बाय डे हम लोग इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हुआ करे बेटा तो तुरंत बताया करिए कि सर ये चीज सही नहीं लग रही है, इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, अगर इसमें ऐसे हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता है ना, जिससे चीजों को जो है अच्छे तरीके से कंट्रोल में लाया जा सकता है, कवर अप किया जा सकता है। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी दें, है ना। चलिए तीसरी बात करते हैं, इसमें जो स्टेप हमने बोला है कि इसमें 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती है और इसमें सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है। तो थर्ड पॉइंट में हम इस मैकेनिज्म को यहीं पर पढ़ करके खत्म कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसका हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कहां पर है? एल्काइल हैलाइड्स में होती है। मैं भी आप लोगों को ये बात अभी समझ में ना आए थोड़ी सी कि एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, कहां पर होती है, कैसे रिएक्शन होती है, तो उसके लिए परेशान ना हो आप लोग। जब क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे वहां पर एल्काइल हैलाइड से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। तो एल्काइल हैलाइड्स में होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, हम लोग लेते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल ग्रुप तो आप जानते हैं, अगर हेलोजन लग गया तो ये हो गया आपका एल्काइल हैलाइड। क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इस स्टेप में आयनाइजेशन होता है बेटा। क्या होता है? आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन से R+ और X- बनता है। क्या बनता है? R+ और X- बनता है। यहां पर हम लिखेंगे आयनाइजेशन। क्या लिखेंगे? आयनाइजेशन हुआ, आयनाइजेशन हुआ, है ना। आयनाइजेशन हो गया जिससे आयंस का फॉर्मेशन हो गया। और यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो है आपका कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो SN1 मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल क्लियर है ना बेटा? ठीक है, तो आयनाइजेशन हुआ, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हुआ, इसको हम बोलेंगे क्या? कार्बोकैटाइन बोलेंगे, है ना। इतनी बात समझ में आई? कार्बोकैटाइन। बेटा ये जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है? स्लो स्टेप होता है। कैसा स्टेप? स्लो स्टेप होता है। स्लो को हम लोग बोल सकते हैं, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे तो बोल सकते हैं RDS। क्या बोल सकते हैं? RDS। बच्चों ऐसे समझिए कि अगर फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कोई चीज एक गेट से बाहर निकल रही है ना, तो जितना फर्स्ट स्टेप में बाहर निकलेगा उतना ही तो सेकेंड स्टेप में कंप्लीट हो पाएगा ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा है? कम कम बाहर निकाल रहा है, कम कम बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब जो रेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? कम कम का मतलब स्लो स्लो, ठीक है। रेट किस पर डिपेंड करेगा? जब उसने फर्स्ट स्टेप में कम दिया है तो सेकंड स्टेप तुरंत उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। तो बताइए कि जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा। और रेट किससे डिटरमाइन हो रहा है? क्योंकि सेकंड स्टेप में जितना भी मिल रहा है, जितना भी कार्बोकैटाइन बन रहा है वो सब तुरंत कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब वो फास्ट स्टेप है। तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है? रेट तो फर्स्ट स्टेप पर, स्लो स्टेप पर डिपेंड करेगा ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं RDS। क्या बोल सकते हैं? RDS बोल सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप की, कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा। सेकेंड स्टेप, तो देखिए बच्चों सेकेंड स्टेप में आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो कार्बोकैटाइन आपका बना था, क्या बना था? R+ बना था। ये जो R+ है, ये R+ आपका क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नाम दिया होगा हमने आपको नाम देने का तरीका बता रखा है पहले ही, क्योंकि इस पर जो फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज होगी वो न्यूक्लियोफाइल होगी। जो फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज होगी वो न्यूक्लियोफाइल होगी, इसीलिए नाम हुआ न्यूक्लियोफिलिक। और उसका जो जुड़ने का तरीका होगा वो सब्स्टिट्यूशन करके, मतलब किसी दूसरी चीज को हटा करके जुड़ने का तरीका होगा। तो वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम होगा सब्स्टिट्यूशन। तो पूरा नाम हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आ करके कहां पर अटैक करेगा? आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोफाइल
न्यूक्लियोफाइल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर को लेक्चर नंबर 1 से देख लें, तो ये सारी चीजें उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया बच्चों, तो ये समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजें यूज होती हैं वो बेसिक चीजें, वो मैकेनिज्म, वो सारी छोटी छोटी सी चीजें हमने इसी चैप्टर में कवर अप की हैं, है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो बेटा बताओ जल्दी से, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, लुईस बेस की तरह काम करती है, ये सब चीजें आपने पढ़ी। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग होता है, इसीलिए उसका नाम न्यूक्लियोफाइल दिया जाता है। क्यों न्यूक्लियोफाइल दिया जाता है नाम? क्योंकि वो न्यूक्लियस लविंग होता है, और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है प्रोटॉन होने की वजह से। इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया में क्या करता है? अटैक करता है। आप जान रहे हैं कि अगर ये कार्बोकैटायन है तो इसके वैलेंस सेल में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। यहां पर जाकर के न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल यहां जाकर के अटैक करेगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज में। जैसे मान लीजिए बेटा ये आपका हो गया यहां पर न्यूक्लियोफाइल, क्या हो गया? ये आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल ने अगर इस पर अटैक किया होगा तो जल्दी से बताओ यहां पर क्या बनेगा बेटा? RNU बनेगा। क्या बनेगा? RNU बनेगा। कोई बताएगा कि ये जो स्टेप है ये आपका स्लो स्टेप होगा कि फास्ट स्टेप होगा? जल्दी से बोलो, फास्ट स्टेप होगा। तो बताओ क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में आप लोग समझ पाए? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? आपने पढ़ा ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेप होता है, जो कि स्लो स्टेप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्या हुआ बेटा? बताओ बच्चों जल्दी से, क्या ये बातें आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं? क्या बातें समझ में आ गई हैं? जल्दी से क्लियर करो। तो ये 2 स्टेप की मैकेनिज्म थी, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप आप लोगों ने समझा, है ना। इसमें जो रेट होता है बेटा, जगह थोड़ी कम है लेकिन मैं फिर भी यही लिख रहा हूं, आप लोग समझ लेंगे। यहां पर जो रेट होता है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो dx/dt वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा? Rx की पावर 1, इस पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? Rx की पावर 1। मतलब सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी पर डिपेंड कर रही है कौन सी रिएक्शन? SN1 मैकेनिज्म जिन रिएक्शंस की है वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस पर डिपेंड करेंगी। बच्चों यहीं से तो आप लोग निकालते थे ऑर्डर, है ना। जब रेट ला लिखते थे तो रेट ला में जो पावर होती थी किसकी? जो किसकी पावर होती थी? रिएक्टेंट्स की पावर होती थी, उन्हीं के सम को क्या बोलते हो आप लोग? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जल्दी से मुझे बता दो, यहां से जो रेट ला लिखा आपने वो Rx की पावर 1 लिखा, तो बताओ जल्दी से कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां से कितना होगा? जल्दी से बोलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जल्दी से बोलेगा कोई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा बेटा 1। क्या होगा? 1। तभी तो हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर हुई? किसी को क्लियर हुई ये बात? किसी को क्लियर है? चलिए जल्दी से, क्लियर हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने बोला 1। चलिए इधर के स्टेप्स की बात करते हैं, इधर के थर्ड स्टेप की बात करते हैं। आपने पढ़ा है कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है। इधर का जो थर्ड स्टेप होगा बेटा, यहां पर बॉन्ड की ब्रेकिंग, क्या क्या चीज? बॉन्ड की ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो दोनों साइमल्टेनियस होता है, दोनों साइमल्टेनियस होता है, एक ही टाइम पर होता है। तो हम इसको बोलते हैं कि बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो साथ ही साथ होगा। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर पाई जाती है तो हम बोलते हैं कि वहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। बताओ SN1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट कौन बनता है? कार्बोकैटाइन बनता है। देखा ना, फर्स्ट स्टेप के बाद में कार्बोकैटाइन बनता है। ये बताओ कि SN2 मैकेनिज्म में कौन इंटरमीडिएट होता? कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। यहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट उस स्टेट को बोलते हैं जो हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जब कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा?
ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। क्या ट्रांजिशन स्टेट के बारे में आप लोग समझ पाए? कमेंट्स आपके बहुत कम आ रहे हैं, इतना हम नहीं लिखवा रहे हैं, इतना आप लोग नहीं लिख रहे होंगे जितना कि कमेंट कम कर रहे हैं, है ना। चलिए लिखेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन takes place simultaneously। बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्लियर है? जल्दी से बोलो, क्लियर है? अच्छा ठीक है, चलिए हम इसकी मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। बच्चों यहां पर क्या होगा, ये जो RX है अपना, ये RX किसके साथ में रिएक्शन करेगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करेगा। किसके साथ में? न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करके क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से होगा, RNU और X, है ना, इसका फॉर्मेशन हुआ RNUX। सॉरी, इसमें जो है वो बीच में हो गया है, थोड़ी सी गलती हुई, इसको हमें क्या करना है? NU और R इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा। और इसमें क्या है, यहां पर हम लोग इस तरीके से दूसरे कलर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर इस तरीके से ये चीज होगी, है ना। अच्छा बताओ, R है मतलब इसकी 3 वैलेंसी तो पहले से होंगी। अभी हम लोग इसको डिटेल में जब खोल करके इसकी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से देखेंगे, है ना। तो ये हो गई आपकी क्या, यहां पर बन गया आपका ये ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन गया बेटा? ये ट्रांजिशन स्टेट। तो ये होगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर हुआ? ट्रांजिशन स्टेट का मतलब कि इसमें जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। अच्छा यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर 5 कैसे हुई? क्योंकि एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप में 3 वैलेंसी तो पहले से होती है ना। अब न्यूक्लियोफाइल आ गया। बेटा ध्यान देना, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो कहां से आ रहा है? पीछे से आ रहा है। और हैलोजन इधर से। हैलोजन वाला ये बॉन्ड जो होगा वो धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा, ये हटता जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ता जाएगा। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से फॉर्मेशन होगा? तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा, यहां पर होगा NU और यहां पर होगा R और प्लस में आपका निकल जाएगा X माइनस करके। बात समझ में आई? यहां पर बताओ, एक स्टेप है कि 2 स्टेप हैं? कितने स्टेप हैं? एक स्टेप है कि 2 स्टेप हैं? सिर्फ एक स्टेप है ना बच्चों, एक स्टेप है ना। ये सिंगल स्टेप है, एक स्टेप। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ और यहां पर न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर एक जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है उसने पीछे से अटैक किया है। क्या किया है? पीछे से अटैक किया है, बैक साइड से अटैक किया है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन उलट गया है, इन्वर्जन हो गया है। तो SN2 मैकेनिज्म में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। जबकि इसमें क्या होता है? इसमें इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। अभी जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे इस चीज को। क्या ये बात समझ में आई यहां पर? और इस इन्वर्जन के बारे में बताया था वॉल्डेन ने, इसीलिए इसको पूरा नाम देते हैं हम लोग वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या नाम देते हैं? वॉल्डेन इन्वर्जन नाम देते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? जल्दी से बोलें। बिल्कुल, आंसर आप लोगों ने 1 दिया, सही आंसर है। अच्छा बताओ जल्दी से, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी dx/dt की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं यहां dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस किस पर डिपेंड करेगी? जल्दी से बताओ, किस किस पर डिपेंड करेगी? दोनों चीजों पर डिपेंड करेगी। जो एल्काइल हैलाइड था बच्चों अपना
Rx उस पे भी डिपेंड करेगी और जो न्यूक्लियोफाइल था अपना उस पर भी डिपेंड करेगी, इसकी पावर भी 1। और अगर हम यहां से कह दें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो आपने पढ़ा था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर रिएक्टेंट की पावर का सम होता है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हुआ कितना? 1 + 1 = 2। इसीलिए तो आपने देखा था कि ये सेकेंड ऑर्डर होता है। बताओ भाई कितना समझ में आया? जल्दी से बोलो कितना समझ में आया? कितना समझ में आया? जल्दी से नोट हो जाए तो बताइए, आगे की बात करें। नोट हो जाए तो बताओ जल्दी से बेटा। आ गया? वेरी गुड, डन, वेरी गुड वेरी गुड। रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। Reaction intermediate is carbocation, hence reactivity order बेटा 1 मिनट रुको, थोड़ा मिल गया इसी में। hence reactivity order क्या होगा बोलो जल्दी से? Hence reactivity order of Rx, क्योंकि बच्चों SN1 में सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड करता था। कौन? SN1 मैकेनिज्म सिर्फ एल्काइल हैलाइड, क्योंकि तभी तो आपने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म होती है ना। समझ में आई? चलिए बेटा, तो यहां से जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, क्या हम इस तरीके से बना दें कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, फिर उसके बाद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी। इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। SN1 और SN2 की मैकेनिज्म में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है। इसी पर 1 लाख क्वेश्चन बन सकते हैं कि SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनाइए, है ना। 1 लाख, बाप रे 1 लाख। हाँ बेटा, तो समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है। 1 लाख बोल करके हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाह रहे थे, है ना। चलिए, दूसरी एक चीज ये है, इसमें जो पोलर ग्रुप्स होते हैं, पोलर ग्रुप्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। पोलर ग्रुप्स एंड बल्की ग्रुप, और बल्की ग्रुप के बारे में भी जानते हैं कि नहीं, ये भी बताएं। पोलर ग्रुप एंड बल्की ग्रुप, पोलर ग्रुप नहीं, पोलर सॉल्वेंट लिखो बच्चों। पोलर सॉल्वेंट ज्यादा परफेक्ट रहेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं हम लोग। पोलर सॉल्वेंट एंड बल्की ग्रुप, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं और बल्की ग्रुप होते हैं, वो फेवर करते हैं SN1 मैकेनिज्म को। फेवर SN1 मैकेनिज्म, फेवर SN1 मैकेनिज्म। बात क्लियर है सबको? बल्कि होता है बड़ा ग्रुप, है ना, है ना। और ये नहीं जानते, पोलर सॉल्वेंट नहीं जानते, तो पोलर का मतलब ये होता है कि ऐसा कंपाउंड हो वो पोलर होगा। जैसे हम बात करें H2O की, तो H2O में क्या होगा? डिफरेंट के बीच में बना हुआ बॉन्ड है, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर हम इसको तोड़ें तो ये प्लस में और ये नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो ये क्या है? डाइपोल की तरह काम कर रहा है ना। तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होगा, और अगर ये 0 नहीं है इसका डाइपोल मोमेंट, तो हम इसको बोलेंगे पोलर। क्या बोलेंगे बच्चों? पोलर बोलेंगे, है ना। तो ये हो गया पोलर सॉल्वेंट के बारे में। अब समझ में आ गया? अब क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया? अब क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया? जल्दी से बोले। चलिए आगे देखते हैं, आगे की बात करते हैं हम लोग। SN2 मैकेनिज्म में देखते हैं, SN2 मैकेनिज्म में देखते हैं हम लोग कि रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है ना।
SN2 मैकेनिज्म में देखते हैं। तो बच्चों SN2 मैकेनिज्म जो होती है वो क्या करती है, वो अल्काइल हैलाइड जितना बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, अगर कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो इसमें जो रिएक्टिविटी होती है वो किसको फेवर करेगी, छोटा अल्काइल ग्रुप अगर होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसमें टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी था, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा। अगर हम चाहें तो यहां पर मिथाइल भी तो ले सकते हैं ना, तो मिथाइल यहां पर सबसे तेजी से देगा रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड फिर टर्सरी। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पर। और बच्चों जल्दी से हमको बताओ कि अगर रिएक्टिविटी स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेरिक हिंड्रेंस की या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी तो हमने बताया कि छोटा अल्काइल हैलाइड तेजी से देगा, आप बोलेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस जानते हैं आप लोग? स्टेरिक हिंड्रेंस जानते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब सिंपल में आप समझिए, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, और अगर छोटा एल्काइल ग्रुप होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, यहां लिखा पोलर सॉल्वेंट, तो यहां कौन से सॉल्वेंट फेवर करेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से सॉल्वेंट बच्चों? नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप एंड प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप्स फेवर SN2 मैकेनिज्म। फेवर SN2 मैकेनिज्म, है ना? चलिए, रिएक्टिविटी क्या होगी? रिएक्टिविटी वो क्या होगी? रिएक्टिविटी आपकी होगी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड। बच्चों क्या ये भूलने वाली तो बात नहीं है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर SN1 मैकेनिज्म के बारे में पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड जो होती है वो टर्सरी एल्काइल हैलाइड की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की होती है। और अगर आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 मैकेनिज्म पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि प्राइमरी की ज्यादा होती है, सेकेंडरी की उससे कम होती है, और टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो होता है वो SN2 नहीं बल्कि SN1 को फेवर करेगा। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, अगर इतनी बातें समझ गए हो तो हम आगे की बात कर सकते हैं क्या? जल्दी से बताएं बच्चों, इतने कम लोग क्यों हैं? और जितने हैं उनमें से भी आप लोग क्वालिटी की तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक तो नहीं कर रहे हैं, क्यों भाई? ऐसा है कि नहीं? है ना? बोलेंगे? जल्दी बताओ, हो गया? जल्दी बोलें बच्चों। क्या रिपीट करें बेटा? अब्दुल समद, क्या रिपीट करने को बोला आपने? आपको बस ये बात समझनी है कि जो रिएक्टिविटी होती है वो SN1 मैकेनिज्म में टर्सरी एल्काइल हैलाइड की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की होती है ना? इसमें जो बल्की ग्रुप्स होते हैं, हमने यहाँ लिखा भी है कि बल्की एल्काइल ग्रुप मतलब बड़े बड़े जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपको बताया हमने कि जो सेकेंडरी एल्काइल, जो आपके बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी, मतलब
छोटा एल्काइल ग्रुप जो होता है वो फेवर करता है SN2 मैकेनिज्म को, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये ऑर्डर होगा। समझ में आ गया? जल्दी से बोलें, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये जो मैकेनिज्म थी इसको और थोड़ा सा ओपन करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे चीजों को समझ में अच्छी तरीके से हम लोग समझ लें उन चीजों को, है ना। चलिए यहां पर हम बात कर रहे थे आपसे, किसकी बात कर रहे थे? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म। हेडिंग डालिए आप लोग, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म, है ना। SN1 मैकेनिज्म की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है? हाँ, आगे चलते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों मान लीजिए कि हमने यहां पर क्या किया, एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड को लेने की कोशिश की। यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया आपका C2H5, यहां लगा दिया आपका C3H7। सर इतने बड़े बड़े क्यों लगा रहे हैं? बच्चों अभी समझ में आएगा कि इतने बड़े बड़े क्यों लगा रहे हैं। इसको हमने लिखा क्लोरीन। तो बताओ जल्दी से, क्या ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है? टर्सरी एल्काइल हैलाइड, बल्कि क्लोराइड लिख सकते हैं हम, हैलाइड ही क्यों लिखें, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अच्छा बताओ, टर्सरी है तो SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा कि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? रेड दिख नहीं रहा है बेटा, खाली हेडिंग डाली है रेड से, बाकी नहीं लिख रहे हम रेड से। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म लिखा हेडिंग में, उतना लिख लीजिए, बाकी रेड नहीं यूज करेंगे, रेड नहीं यूज करेंगे बेटा अब, ठीक है ना। SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, बिल्कुल सही है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो जल्दी से बताओ कि SN1 मैकेनिज्म में यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर के अटैक करेगा। तो अटैक करने पर क्या होगा? अटैक करने पर ये बनाएगा पहले तो कार्बोकैटायन। क्या बनाएगा? कार्बोकैटायन। बनाएगा कि नहीं बनाएगा बोलो जल्दी से। मान लो कि ये कार्बोकैटायन इसने बनाया C2H5, यहां लगा दिया आपका CH3 ग्रुप जो लगा था, यहां लग गया आपका C3H7 ग्रुप जो लगा था, और कार्बोकैटायन है तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव चार्ज आने वाला है ना, पॉजिटिव चार्ज। ये तो दिख रहा है ना अच्छा सा, येलो कलर अच्छा दिख रहा होगा, है ना। चलिए यहां पर बच्चों क्या हम ये कहें कि यहां एक खाली ऑर्बिटल होगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2 है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो अब होगा ना, तो यहां पर आएगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? इसी में तो जाएगा, जाएगा कि नहीं? अगर यहां गया, ध्यान देना, अच्छे से समझना बच्चों इसको, यहां पर ये जो क्लोरीन है वो यहीं पर लगा है, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहीं पर गया तो एक प्रोडक्ट तो ऐसा बन सकता है जहां पर क्लोरीन लगा था वहीं पर क्या लग जाए? न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर दे। तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे कि क्या हो रहा है? इसको बोलोगे कि इसमें जो है रिटेंशन है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि रिटेंशन इन द कॉन्फ़िगरेशन है। अगर बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां ना अटैक करके कहां, इधर से पीछे से अटैक करे, तो क्या बोलोगे इसको? कि इन्वर्जन है। क्या बोलोगे? इन्वर्जन है। जब इस न्यूक्लियोफाइल ने यहां पर अटैक किया होगा बच्चों, तो जल्दी से बताओ मुझे क्या बना होगा? यहां पर ही तो ये न्यूक्लियोफिलिक वाला बॉन्ड बना होगा, और ये जो आपका था C2H5 ये तो ऐसे ही रहा होगा, और बताओ ये जो CH3 है ये भी तो ऐसे ही रहा होगा, और ये जो है आपका C3H7 ये भी तो ऐसे ही रहा होगा। क्या समझ में आया कि नहीं? अगर इस न्यूक्लियोफाइल ने यहां पर, अच्छा ये बताओ जल्दी से, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है कि कौन सा? इन्वर्जन वाला। ये बच्चों कौन सा प्रोडक्ट है? ये रिटेंशन से बना है, रिटेंशन है ना। अच्छा, दूसरा जो बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा? वो ये बन रहा होगा, वो इस तरीके से बन रहा होगा
क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है, पीछे से अटैक किया है। कहां से अटैक किया है, पीछे से अटैक किया है। तो न्यूक्लियोफाइल तो आपका यहां होगा, यहां होगा आपका कार्बन, यहां होगा आपका C2H5, और इनकी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका CH3। बताओ जल्दी से, क्या इसमें पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई, पीछे से अटैक हुआ, तो इसको इन्वर्जन बोलोगे। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वो किसका प्रोडक्ट बना है, इन्वर्जन का। जल्दी से बोलो कि SN1 मैकेनिज्म में इन्वर्जन होता है कि रिटेंशन होता है, इन्वर्जन होता है कि रिटेंशन होता है SN1 मैकेनिज्म में, SN1 मैकेनिज्म में इन्वर्जन होता है कि रिटेंशन होता है। दोनों होता है ना, चलिए दोनों होता है बहुत होता है, बिल्कुल सही है, दोनों होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे, इस पॉइंट को नोट करेंगे इस तरीके से, इफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अच्छा ये बताओ, ये जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है क्या ये कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ा था बच्चों, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि कायरल कार्बन को कैसे पहचानते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं, है ना। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हम बोलेंगे इफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव। एक सेंटेंस बता रहे हैं बच्चों, ये कलर दिख रहा है, इफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड is optically active, if tertiary alkyl halide is optically active, if tertiary alkyl halide is optically active, तो क्या होगा, there is retention as well as इन्वर्जन, रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन। क्या होगा, दोनों चीजें होंगी, किसमें, इन कॉन्फ़िगरेशन, इन कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज रिटेंशन एंड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आई, कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। हम बोल सकते हैं, दूसरी बात बोल सकते हैं, अगर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि रैसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, रैसिमिक मिक्सचर। क्वेश्चन पूछा जाए कि रैसिमिक मिक्सचर SN1 मैकेनिज्म में बनता है या SN2 में, तो क्या बताओगे, SN1 में। रैसिमिक मिक्सचर का मतलब बच्चों क्या होता है, 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% क्या, लीवो, 50% लीवो। जो बच्चे नए हैं, डायरेक्टली इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, पीछे के लेक्चर्स को अगर अटेंड कर लेंगे तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जल्दी से नोट करिए बच्चों, अगर ये नोट हो गया तो जल्दी से बताएं, फिर हम लोग आगे की बात करें। तीसरी बात इसी में एक और नोट कर लीजिए, रिएक्शन इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन, रिएक्शन इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिमाइजेशन बोलते हैं। मुझे लग रहा है कि अब SN1 मैकेनिज्म में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। SN1 मैकेनिज्म को आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ गए होंगे। क्लियर है सबको, क्लियर है ना सबको। चलिए भाई, क्लियर हो गया, आगे चलें, नोट हो गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, हेडिंग डालेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म। बच्चों हम इसको आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, याद रखिएगा, क्योंकि
ये लेक्चर रहेगा आपका, आप लोग पढ़ भी रहे हैं तो वहां पर दो दो बार पढ़ाने से कोई फायदा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, बताओ जल्दी से, इसमें प्राइमरी लोगे अल्काइल हैलाइड की टर्सरी लोगे भाई? प्राइमरी लेंगे सर, बिल्कुल प्राइमरी लेंगे, क्योंकि प्राइमरी जो होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म को क्या करते हैं, फेवर करते हैं, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे ही तो प्राइमरी बनाओगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये तो बनाना सीख ही गए होगे, अब तक सीख गए हो ना, बिल्कुल सीख गए हो। चलो आगे चलते हैं। फिर हम यहां क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे। बताओ अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो ये SN1 रिएक्शन को फॉलो कर रहा होगा कि SN2 को फॉलो कर रहा होगा? क्लियर है, SN2 को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा यहां से होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर तो इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन। और उसके बारे में बताया था वॉल्डेन ने, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहां पर होने वाला क्या है, यहां पर होने वाला ये है, अच्छा इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कायरल कर लेते हैं, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। मान लो यहां पर ड्यूटेरियम ले लिया, डी ले लिया हमने, है ना, ड्यूटेरियम ले लिया, डी ले लिया, क्योंकि अगर बच्चों हम CH3 लेंगे तो CH3 क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, CH3 सेकेंडरी बना देगा, है ना। इसीलिए हम एल्काइल ग्रुप यहां पर नहीं, ड्यूटेरियम का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, ड्यूटेरियम का यूज कर रहे हैं। तो ये डी आपका यहीं पर है ना, और इसमें जो आपका एल्काइल ग्रुप था वो यहां हो गया, और हाइड्रोजन जो था वो आपका यहां हो गया। अच्छा ये बताओ, जो आपका हैलोजन है, ये हैलोजन का बॉन्ड उतनी ही मजबूती से जुड़ा रहेगा क्या, जुड़ा रहेगा क्या, नहीं जुड़ा रहेगा। तो ये आपका हैलोजन, और पीछे से आने वाला है आपका कौन, न्यूक्लियोफाइल। बताओ जल्दी से बच्चों, ये स्टेबल होगा क्या, नहीं होगा स्टेबल सर। कौन सी स्टेट है ये, कौन सी स्टेट है, कोई बताएगा कौन सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, बिल्कुल सही है, ट्रांजिशन स्टेट बन गई। बात समझ में आ गई। अच्छा ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई बच्चों, तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट ब्रेक होगी, और हमने आपको बताया था कि जिस जिस जगह पर जो जो चीजें लगी थी वो लग जाएंगी, पीछे से आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका R, यहां पर आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर आपका रहेगा क्या, हाइड्रोजन, और यहां पर रहेगा आपका D। क्या किसी को कोई बात समझ में आ गई क्या, किसी को कोई बात समझ में आ गई क्या, बताओ जल्दी से। यहां सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा कि कई प्रोडक्ट मिलेंगे, हम यहां अगर लिख दें कि सिंगल प्रोडक्ट विद अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, विद अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या, सिंगल ही तो प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, इन्वर्जन का होगा, 100% इन्वर्जन होगा, बिल्कुल बात सही है ना। चलिए नीचे क्या लिखेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वॉल्डेन इन्वर्जन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वॉल्डेन इन्वर्जन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा हम आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ने तो आपका क्या दे दिया, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर लिया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ने आपका SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर लिया। तो अगर हम नहीं, सॉरी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ने आपका SN2 को फॉलो किया, और टर्सरी एल्काइल हैलाइड ने आपका
SN1 को फॉलो किया तो जो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है वो SN1 को फॉलो करेगा या SN2 को फॉलो करेगा। तो बच्चों वो दोनों को फॉलो करेगा, क्योंकि वो बीच में है तो वो दोनों मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN1 को भी और SN2 को भी। तो वहां पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वहां पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा। तो वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर और नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर और नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर। तो एक पॉइंट आप लोग नोट करेंगे यहां पर बच्चों, पॉइंट आपका होगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड गिव बोथ, क्या चीज? गिव बोथ SN1, गिव बोथ SN1 एंड SN2 है ना रिएक्शंस। SN1 मैकेनिज्म को भी फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को भी फॉलो करेगा। बात समझ में आई? इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के नेचर पर। दूसरी चीज इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बच्चों नोट हो गया क्या? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ऑप्टिकल, बेटा ये रोटेशन लिखा है, ऑप्टिकल रोटेशन लिखा है बेटा। अगर कायरल कार्बन ना हो तो क्या होगा? कोई बात नहीं, अगर कायरल कार्बन नहीं होगा तो भी क्या करेगा? वो इन्वर्जन शो करेगा, है ना। इन्वर्जन SN2 मैकेनिज्म को अगर फॉलो कर रहा है तो इन्वर्जन शो करेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? जल्दी से बताओ, बात क्लियर है? एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं हम लोग। जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। डन? वेरी गुड। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is most reactive, is more reactive for nucleophilic substitution, is more reactive for nucleophilic substitution, is more reactive for nucleophilic substitution। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है आपका CH3CH2Br, CH3CH2Br। सेकेंड ऑप्शन है CH3CH2Cl। थर्ड ऑप्शन है CH3CH2CH2Cl। फोर्थ ऑप्शन है आपका CH3CH2CH2Cl। चलिए जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं, रिएक्टिविटी ऑर्डर।
जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी से आंसर बताओ बच्चों, जल्दी से आंसर बताओ। किसी का आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक। नहीं बोलोगे आंसर? सेकंड 4321। अच्छा वर्षा 4321। आंसर बताएं बच्चों जल्दी से। देखिए बेटा यहां हम आपको बताएं, ये बताइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितने तरीके की बताई हमने आपको। जल्दी से आंसर को सही तरीके से सुनेंगे आप लोग। हमने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताई थी बच्चों 2 तरीके की, और उसमें हमने बताया था कि जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कंफ्यूजन होगा। यहां पर जितने भी एल्काइल हैलाइड्स बने हैं चारों ऑप्शन में, वो चारों के चारों प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हैं। क्लियर ये हो गया कि SN2 मैकेनिज्म, SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पर जो होगा वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगा। क्या बच्चों मैंने अभी आपको ये नहीं पढ़ाया था कि SN2 मैकेनिज्म में आप लोगों को जो फेवर करने वाली चीज होती है वो छोटा एल्काइल ग्रुप फेवर करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि छोटा एल्काइल ग्रुप फेवर करता है किसको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही हैं तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप फेवर द SN2 मैकेनिज्म। बात समझ में आ रही है? तो स्मॉलर ग्रुप कहने का मतलब ये बच्चों कि ये 2 छोटे ग्रुप हैं, है ना, तो इनकी रिएक्टिविटी तो इन दोनों से कम होने वाली है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे सामने मान लीजिए कि ये एक RBr है और ये एक RCl है हमारे पास। तो अगर एल्काइल ग्रुप को सेम किया जाए, किसको सेम किया जाए बच्चों? एल्काइल ग्रुप को सेम किया जाए और हैलोजन एटम को चेंज किया जाए, तो SN1 के लिए पूछा जाए चाहे SN2 के लिए पूछा जाए, हमेशा आपको याद रखना है कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो होगा RI, RBr, RCl, RF। क्या ये बात समझ में आई? RF चाहे ये SN1 के लिए पूछा जाए, चाहे SN2 के लिए पूछा जाए, चाहे E1 के लिए पूछा जाए, चाहे E2 के लिए पूछा जाए, रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही होगा। तो क्या आप लोग ये बात समझ पाए कि RBr जब एल्काइल ग्रुप सेम हो, जैसा कि यहां पर सेम है, तो जब एल्काइल ग्रुप सेम होगा तो क्या होगा? एल्काइल ग्रुप सेम होने की कंडीशन में Br वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, Cl वाला कम रिएक्टिव होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि अब इसका जल्दी से ऑर्डर बना दीजिए, तो आप लोग ऑर्डर बना के बता भी चुके हैं कि इसका ऑर्डर जो सही ऑर्डर होगा आपका वो क्या होगा बच्चों? सही ऑर्डर होगा कि फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंड वाला, फिर इसके बाद थर्ड, और फिर उसके बाद फोर्थ। जल्दी बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं? हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए हमको, क्लियर हुआ कि नहीं। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों ने सारी क्वालिटी भी इंप्रूव कराई है, क्वालिटी भी आपको अच्छी लग रही है, वीडियो भी अच्छी लग रही है, क्लियरिटी भी अच्छी लग रही है, आवाज भी अच्छी लग रही है। सब कुछ जब अच्छा है तो फिर आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे? बोलो जल्दी से, हर एक को समझ में आया? अच्छा, लाइक करने के लिए कहा तो डिसलाइक कर दिया, वेरी गुड, ये अच्छी चीज होती है ना। जो बोला जाए उसके अपोजिट काम करना, ये एक अच्छी चीज होती है। कोई नहीं बेटा, अगली क्लास से वीडियो को लाइक करने के लिए कहना बंद करेंगे हम, क्योंकि वीडियो पे डिसलाइक देखते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आप लोगों को पता नहीं डिसलाइक करते हुए क्यों बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए कोई नहीं, खैर ये बताइए ये सबको क्लियर हुआ बच्चों? और अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग आज की क्लास बस यहीं तक पढ़ते हैं। आज की क्लास में बस हम लोग यहीं पर रखते हैं, यहीं पर बातें खत्म करते हैं। अगली क्लास में बच्चों हम लोग एडिशन रिएक्शन शुरू करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोगों को जितना भी पढ़ना था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम लोग पूरी तरीके से विद मैकेनिज्म पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी तरीके की होती थी उन सबको हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। जिन बच्चों को कंफ्यूजन होगा वो बच्चे इन लेक्चर्स को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर दोबारा से देखने में भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग
इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस के बारे में, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।